press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो यार, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि। तो आइए फिर से इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें फिर से हम लोग वहीं पीछे जाते हैं कहाँ, जहाँ हम लोग पहले थे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे। एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा चुके थे, आज एग्रीगेट डिमांड पे एक बार फिर से वापस आ रहे हैं। देखिए, और आगे पढ़ाएंगे कंजप्शन फंक्शन। लेकिन इसके लिए एक चीज़ जान लेते हैं जो पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता दे रहे हैं। एडी का कितना है, 2 कंपोनेंट है। एडी का 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है। एक होता है कंजम्पशन डिमांड, एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक है कंजम्पशन डिमांड और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिमांड। ये पहले भी हम बता चुके हैं, एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, कंजप्शन डिमांड 2 तरह का होता है। एक होता है पब्लिक डिमांड और दूसरा प्राइवेट डिमांड। और पब्लिक कंजप्शन डिमांड है, प्राइवेट कंजप्शन डिमांड है। और यहाँ भी इसी तरह हो गया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, निजी व्यक्ति, हाउसहोल्ड या फर्म के द्वारा उपभोग के लिए, कंजप्शन के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं का डिमांड किया जाता है, फिर से समझ लीजिए, हाउसहोल्ड और फर्म के द्वारा जो उपभोग के लिए वस्तु और सेवाओं का डिमांड किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्राइवेट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। निजी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा, फर्म के द्वारा जब उपभोग के लिए, कंजप्शन के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करते हैं, उसको हम लोग प्राइवेट डिमांड बोलते हैं। और जब गवर्नमेंट के द्वारा उपभोग के लिए वस्तु का डिमांड किया जाता है, वस्तु या सेवा का डिमांड किया जाता है, उसको हम लोग पब्लिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें लिख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिए। जब किसी हाउसहोल्ड या फर्म के द्वारा कंजप्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड किया जाता है, उसको हम लोग प्राइवेट डिमांड बोलते हैं। और जब गवर्नमेंट के द्वारा कंजप्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड किया जाता है, उसको हम लोग पब्लिक डिमांड बोलते हैं। इसी तरह आ जाइए यहाँ, इसमें भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, जो निजी, पब्लिक के द्वारा जो निजी व्यक्ति के द्वारा जो निवेश किया जाता है, उसको हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको हम लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग कंजप्शन डिमांड। देखिए, इस पे आ रहा है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ कंजप्शन डिमांड या कंजप्शन फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन और कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। तो पहले ये जान लीजिए कि कंजप्शन क्या है। कंजप्शन क्या, जो हम लोग किसी वस्तु और सेवा का, जो हम लोग उस पर अपने आय का वो भाग जो हम लोग उस पर खर्च करते हैं, किसी वस्तु और सेवा पर आय का वो भाग जिसको हम लोग खर्च करते हैं, उस पर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इनकम या अमाउंट ऑफ मनी जो हम लोग किसी वस्तु और सेवा पे खर्च करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर या कंजप्शन कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी spent by consumer
on purchase of goods and services देखिए द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय कंज्यूमर ऑन परचेज ऑफ गुड्स ऑफ एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू satisfy their wants is called consumption expenditure. या इसको कंजप्शन भी कहते हैं, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर या कंजप्शन एक ही बात होता है। तो द अमाउंट ऑफ मनी, आय का वह भाग, ठीक है, जिसको कंज्यूमर किस पे खर्चा करता है, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं पे जो खर्च करता है ताकि अपने वांट को सेटिस्फाई कर सके। क्यों करते हैं हम लोग किसी वस्तु और सेवा का कंजप्शन, क्यों करते हैं? क्यों? ताकि मेरा जो वांट है वो सेटिस्फाई हो सके, इसलिए हम लोग कोई वस्तु और सेवा का कंजप्शन करते हैं। तो जब हम लोग को उस पर खरीदने के लिए, उन वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए जितना पैसा, जितना आय का वह भाग जो हम लोग इस पे खर्च करते हैं ताकि हम लोगों का वांट सेटिस्फाई हो सके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर या कंजप्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? y = C+S, ठीक है। देखिए जो इनकम हम लोग का जो टोटल इनकम है उसमें से जितना हम लोग खर्च कर देते हैं उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि इनकम हो ना हो कंजप्शन हमेशा होता है, क्योंकि हम लोग का भले ही हम लोग कमाएं या ना कमाएं, हम लोगों को सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। तो जीरो इनकम पर भी कंजप्शन होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि इनकम बढ़ता है, वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम कम ज़्यादा होता है रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन से। यानी कि हम लोगों का इनकम ज़्यादा बढ़ता है लेकिन कंजप्शन उस रेशियो से नहीं बढ़ता है। अगर हम लोग के पास बहुत पैसा आ जाएगा तो कितना पैसा खर्चा करेंगे हम लोग, तब हम लोगों का बाकी जो पैसा है वो सेविंग होने लगता है, ठीक है। तो जो हम लोगों का इनकम कैसे निकला, पहले हम लोग कंजप्शन किए और जो बाकी पैसा बचा उसका हम लोग सेविंग किए, ठीक है। अब आता है कंजप्शन फंक्शन। आइए अभी कंजप्शन फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं। कंजप्शन फंक्शन क्या बताता है हम लोगों को कि हम लोगों को कंजप्शन फंक्शन केन्स के अनुसार इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। केन्स के अनुसार इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप between consumption and income, ठीक है। इनकम में और उपभोग के खर्च में क्या संबंध होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं C इज द फंक्शन ऑफ Y, ठीक है। कैसा रिलेशन होता है? कंजप्शन में और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है कंजप्शन भी बढ़ता है। देखिए पिछले वीडियो में भी हम बता चुके थे आप लोगों को कि पहले अगर इनकम नहीं भी रहता है, जीरो भी रहता है, तो भी हम लोग कुछ पैसा खर्चा करते हैं, क्योंकि जीने के लिए हम लोगों को खाना, पानी, दवाई ये सब का ज़रूरत पड़ता है। तो इनकम हो ना हो हम लोगों को खर्च करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कंजप्शन, इनकम भी बढ़ने लगता है, कंजप्शन भी बढ़ते जाता है। फिर इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाता है। फिर धीरे धीरे इनकम और बढ़ते जाता है, लेकिन अभी रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज मोर दैन रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन होता है। जिस समय बचे हुए पैसे को, कंजप्शन के बाद जो पैसा हम लोग को बच रहा, चूँकि इनकम ज़्यादा बढ़ रहा है, कंजप्शन धीरे बढ़ रहा है, तो बचे हुए पैसे को हम लोग क्या करते हैं? सेविंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग
एक ग्राफ से समझ सकते हैं। ये ग्राफ हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे। ये वाई है, मेरा इनकम है, यहाँ हम लोग कंजप्शन लेते हैं और यहाँ हम लोग इनकम लेते हैं, ठीक है। हम बता चुके थे कि इनकम जीरो हो सकता है लेकिन कंजप्शन जीरो नहीं होता है। कंजप्शन तो कुछ ना कुछ हम लोगों को जीने के लिए खर्च करना ही पड़ता है। तो ये मेरा कंजप्शन का कर्व है, ये मेरा ई पॉइंट है जिसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इस ई पॉइंट पे हम लोगों का क्या होता है, हम लोग का कंजप्शन और इनकम बराबर होता है, ठीक है। और इसके पहले जब इनकम कम रहता है कंजप्शन ज़्यादा रहता है, इनकम कम रहता है कंजप्शन ज़्यादा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव सेविंग बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग का निगेटिव सेविंग है। और यहाँ जब इनकम बढ़ने लगता है, कंजप्शन भी बढ़ता है लेकिन थोड़ा धीरे बढ़ता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सेविंग का एरिया, जो जिस समय y इज ग्रेटर देन c होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आ रहा है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। इसको मिटा के वो बता रहे हैं कि ये है, अब एक नया दिखे टर्म है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। कितना कितना इनकम पे कैसे कैसे हम लोग खर्च करते हैं, जब इसका एक टेबल बनाते हैं तो उसको हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। एक इकोनॉमिक्स के अनुसार, डिलार्ड नाम है उनका, उनके अनुसार अ शेड्यूल शोइंग वेरियस अमाउंट्स ऑफ कंजप्शन विच करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वेरियस अमाउंट ऑफ कंजप्शन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम और कंजप्शन का जो रेशियो निकालते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका एक टेबल को हम लोग बोलते हैं, उसका एक शेड्यूल को हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखिए, आइए इसका एक टेबल बना लेते हैं। इसमें एक तरफ रहेगा इनकम यहाँ और यहाँ कंजप्शन, ठीक है। इनकम हम लोग जीरो से शुरू करते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। और कंजप्शन क्या है, कंजप्शन तो जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो रहेगा। 200 से ले रहे हैं, 300, 350, 400, ठीक है, और 450, 500। देखिए, ये टेबल है, ये एक शेड्यूल है जिसमें क्या है, इनकम लिए हैं। इनकम जीरो होने पर भी कंजप्शन होता है, यहाँ से लेकर के जब तक हम लोग अप टू इस पॉइंट तक आते हैं। ये मेरा ई का पॉइंट है, जो ग्राफ में हम बता चुके हैं। ये मेरा ई का पॉइंट है वेयर कंजप्शन इक्वल्स टू इनकम होता है। ये ब्रेक इवन का पॉइंट है। इसके ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए, इनकम जीरो है, कंजप्शन 200 है, इनकम 100 है तो कंजप्शन 250 है, यानी कि इनकम से कंजप्शन इज मोर देन इनकम है। ये मेरा निगेटिव सेविंग का पोर्शन है, देख लीजिए, जो ग्राफ में हम अभी बता चुके हैं। और इसके बाद इनकम और सेविंग, मेरा इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाता है, जो ब्रेक इवन का पॉइंट है। इसके बाद रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम 500 से 600 ये बढ़ते जाता है, ये बढ़ता है, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ता है। इस समय इनकम ज़्यादा होता है और कंजप्शन कम होता है, और बाकी जो है पैसा वो हम लोग सेविंग कर लेते हो। ये हम लोगों का प्लस या पॉजिटिव सेविंग का पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है एपीसी, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
और दूसरा होता है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, आइए अब इस दोनों टर्म को बता दे। देखिए अभी हम बता रहे थे आपको कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या इसको APC भी बोलते हैं, ये बता रहे हैं क्या है। इट इज़ द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, या इसको ये वाला डिफिनीशन कुरिहरा दिए थे, या इसको आसान शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर या टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, APC। APC इज द C/Y। ठीक है, ये टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये टोटल इनकम है। ठीक है, तो आइए इसका एक ग्राफ और एक टेबल बना लेते हैं। देखिए इसका एक पहले शेड्यूल बना लेते हैं। यहाँ इनकम लिख लेते हैं, यहाँ कंजप्शन लिख लेते हैं, और यहाँ APC। ठीक है, ये हो ज़्यादा बड़ा नहीं, दो ही बनाएंगे, एक 100 एक 200 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए, और कंजप्शन को हम लोग 80 और 120 ले लेते हैं। APC क्या होता है, C/Y, यानी कि APC इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ 80/100/0.8, और यहाँ हो जाएगा APC इक्वल्स टू 120/200। ये हो गया आपको 0.6। ठीक है, ये हो गया 0.6। अब इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ हम लोग कंजप्शन लेते हैं, यहाँ इनकम लेते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ बना रहे हैं 100, 200। इसके आगे भी आप लोग टेबल बना सकते हैं, हम बनाए नहीं हैं। 300, 400, और यहाँ हो जाएगा 40, 80, 120, 160। ठीक है, कंजप्शन लिए हैं। तो क्या है, इनकम जब हम लोग का 100 है तो हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, 80, और 200 जब इनकम है तो कितना खर्चा कर रहे हैं, 120। आप लोग रूलर से ग्राफ बनाइएगा, सीधा बनेगा। मेरा तो ग्राफ थोड़ा बोर्ड पे घिसक जाता है लाइन। ठीक है, यहाँ से इसलिए लिए हैं क्योंकि कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होता है। ये मेरा APC कर्व है। ठीक है, ये हो गया। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बता रहे हैं। ये बातें हैं हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, या इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, MPC से। ये क्या है, ये है इट इज द रेशियो। देखिए मार्जिनल वर्ड से ही आपको लग रहा होगा, जो इसके पहले मार्जिनल यूटिलिटी सब में हम लोग पढ़े हैं कि ये जो क्या होता है, एक अतिरिक्त, जो हम पढ़ा चुके हैं मार्जिनल। तो इसी तरह यहाँ भी क्या है, एक अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा जो है, इंक्रीज। तो इट इज द रेशियो बिटवीन increase in consumption and increase in income। ठीक है,
इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, MPC इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंजप्शन इंक्रीज इन इनकम। बता चुके हैं, ये डेल्टा का साइन है जिसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। और इसका एक शेड्यूल बना के बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए कैसे बनेगा ये यहाँ इनकम लेंगे, इनकम Y, चेंज इन इनकम, ठीक है। और यहाँ लेंगे कंजप्शन, C, चेंज इन कंजप्शन, और यहाँ MPC, ठीक है। अभी डायरेक्ट ले रहे हैं, देखिए 100, 200, 300, ठीक है। यहाँ 80 जो पहले लिए थे उसी में एक बढ़ा दिए हैं, ये कंजप्शन है 80, 120 और 150। चेंज इन इनकम क्या है, 100, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या 100 से 200 हुआ तो 200 माइनस 100 सेम 100 का ही चेंज लिए हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा 120, 80 था 120 हो गया, कितना चेंज हुआ 40, और यहाँ 150 हो गया तो कितना चेंज हुआ 30, ठीक है। यहाँ MPC कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंजप्शन बाय चेंज इन इनकम बताए हैं। चेंज इन इनकम कितना है, चेंज इन कंजप्शन कितना है 80 डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजप्शन कितना है, पहले में तो कुछ नहीं है, बाद में क्या है MPC इक्वल्स टू 40 है, तो 40/100 0.4, और फिर उसके बाद कितना है 30/100 0.3। ग्राफ सेम पिछले वाला की तरह ही बनेगा, सिर्फ इसका एक टेबल बनेगा। देखिए ये 100, 200, 300 इनकम लिए हैं। चेंज इन इनकम क्या है, हर वक्त हम समझने के लिए 100 ही का गैप लिए हैं कि इनकम 100 बढ़ रहा है, 100 था 200 हो गया, 300, सब में 100 चेंज हो रहा है। कंजप्शन कितना है 80, 120, 150, पहले में तो कुछ चेंजेस नहीं है, दूसरे में क्या है 80 से 120 हो गया तो 40, और फिर 120 से 150 हो गया तो चेंज कितना आया 30। MPC कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजप्शन कितना है 40/100 0.4, 30, नेक्स्ट में चेंज इन कंजप्शन 30 डिवाइडेड बाय 100 जो चेंज इन इनकम है सेम 0.3, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।